सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे पाठ 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका घनत्व यानी कि डी का मतलब हो जाएगा डेंसिटी क्या होता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे एकक कोशिका के घनत्व की। इस चैप्टर में हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? एक घनीय एकक कोशिका को पढ़ रहे हैं। घनीय एकक कोशिका आपकी जो है इस टाइप से बनी होती है। ये क्या है? हमारी घनीय एकक कोशिका है और जो इसकी भुजा होती है उसे हम मानते हैं कि ए, यह हमारी क्या है? एक भुजा है। भुजा को हमने क्या कर दिया? ए मान लिया। और एकक कोशिका के कणों के आधार पर, एकक कोशिका के कणों के आधार पर हमने पढ़ा था कि एससीसी होता है, बीसीसी होता है और एफसीसी होता है। और इसमें जो कणों की संख्या होती है वह एससीसी में 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि यह जो होगी ये हमारी क्या है? प्रभावी कणों की संख्या है। क्या है? प्रभावी कणों की संख्या है। और हम सभी प्रभावी कणों की संख्या को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया कि जो एससीसी है, बीसीसी है और एफसीसी है, इसमें प्रभावी कणों की जो संख्या 1, 2, 4 निकल के आई थी, पिछले वाले वीडियो में आप सभी देख सकते हैं। जो ये निकल के आई उसे हम सभी कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको बताया कि घनत्व बराबर, घनत्व को हम सभी इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं और इसे हम सभी यहाँ पर स्मॉल डी से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। जो घनत्व है उसे हमने स्मॉल डी से प्रदर्शित किया और इस घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमने यह फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। घनत्व बराबर हम सभी क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हम सभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एक घनीय एकक कोशिका को पढ़ रहे हैं। ये हमारा घनीय एकक कोशिका है। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? एक घनीय एकक कोशिका को पढ़ रहे हैं। तो घनत्व बराबर हो जाएगा एकक कोशिका का द्रव्यमान। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। फिर से रिवाइज करिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो हम इस चैप्टर में केवल पढ़ रहे हैं घनीय एकक कोशिका। तो जब घनीय एकक कोशिका को हम पढ़ रहे हैं तो फार्मूला होगा उसका घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान अपान एकक कोशिका का आयतन। तो आप ये भी जानते हैं कि एकक कोशिका का द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है? क्या फार्मूला है? एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर प्रभावी संख्या इंटू क्या है? कणों की प्रभावी संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। क्या है? एक कण का द्रव्यमान। जो ये प्रभावी कणों की संख्या है हम सभी इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। इतना हमने आपको अभी बताया था। और जो ये एक कण का द्रव्यमान है इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा है मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान है। जो ये हमारा एक कण का द्रव्यमान है यह क्या है? हमारा मोलर द्रव्यमान है। और मोलर द्रव्यमान को हम सभी कैपिटल एम से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। 6 पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? 6.023 या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है? मोलर द्रव्यमान का मान है। ये क्या है? कणों का द्रव्यमान है। इसको हम क्या मान सकते हैं? कणों का द्रव्यमान है। जो ये कणों का द्रव्यमान है इस सब को हमने कहा यह है आवोगाद्रो संख्या। क्या है? आवोगाद्रो संख्या को आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। आवोगाद्रो संख्या है।
और हम अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। ये Na अवोगाद्रो संख्या को हम काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? Na से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो मोल यानी कि Na कणों का द्रव्यमान बराबर क्या? मान बराबर हमने मान लिया कैपिटल M है। एक Na कणों का द्रव्यमान क्या होगा? M/Na होता है। क्या होता है? एक कणों का द्रव्यमान क्या होगा? M/Na होता है। तो जो ये एक कणों का द्रव्यमान है हम उसको क्या कर सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान का हमारा फार्मूला क्या निकलेगा? क्या लिख सकते हैं? एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर होता है एक कणों की प्रभावी संख्या को हमने बताया है Z, तो लिख लेंगे हम Z। फिर हमने कहा एक कण का द्रव्यमान मैंने निकाला है, क्या है? M/Na। क्या बताया हमने? M/Na होता है। हमने आपको बता रखा है जो एकक कोशिका होती है वह घन के रूप में होती है। जो एकक कोशिका होगी वह क्या होगी? घन के रूप में होती है। और उसे हम सभी काहे से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल a से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एकक कोशिका का आयतन होता है एकक कोशिका का आयतन बराबर होगा भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। और इस एकक कोशिका के आयतन को क्या करेंगे? हम कहाँ लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे। घनत्व यानी कि D बराबर घनत्व यानी कि D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान हमें पता चल गया Z इंटू M/ क्या होता है? Na होता है। Z इंटू M/ क्या होता है? Na होता है। उसके नीचे लिखा है एकक कोशिका का आयतन, और एकक कोशिका का आयतन हमने कितना निकाला है? a क्यूब निकाला है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं Z इंटू M अपॉन a क्यूब इंटू Na। जहां मैं कहूं कि D बराबर है हमारा घनत्व, Z बराबर है प्रभावी कणों की संख्या, एक जो है वो है आपका आयतन, Na जो है वह है आपका अवोगाद्रो संख्या, और मेरा जो M बचा वह है आपका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। कभी कभी हम सभी जो ये आयतन है इसकी जगह हम कभी कभी A भी लिख सकते हैं फार्मूले में। तो क्या होगा? Z इंटू M अपॉन V इंटू Na हम लिख सकते हैं। तो हम सभी एकक कोशिका पे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड पेपर में लगभग पूछे जाते हैं वह हम सभी आंकिक प्रश्न लगाएंगे। हमने आपको ये क्वेश्चन लिखा है, ये एकक कोशिका की घनत्व का क्वेश्चन है। आइए हम सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यह बता दें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं बोर्ड पेपर में सबसे पहले ही क्या करते हैं? सॉल्व करने से पहले यहाँ उसका आंसर टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं। तो आप सभी वो मत करिएगा। अगर हम सबसे पहले ही आंसर लिख देंगे तो मैंने सॉल्व क्या किया, इसका मतलब आपको आंसर क्या पहले से पता है? तो नहीं, आपके बोर्ड पेपर में नंबर क्या होते हैं? कम हो सकते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे उसका आंसर आएगा हम बताएंगे कि यह आपका आंसर है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा? आंसर नहीं लिखेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। क्या है सॉल्यूशन हमारा? पढ़ते हैं। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा यानी कि कॉपर 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोशिका कोर के साथ, हमको यहाँ कोर दे रखा है, कोशिका है वह कैसी है? कोर है। और कोर को हम सभी क्या करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं हम एकक कोशिका की कोर की लंबाई, एकक
कोष्ठिका का कोर बराबर, इसे काहे से प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करते हैं। और वैल्यू हमको दे रखी है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दे रखा है। आगे पढ़ते हैं के साथ एफसीसी एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। और इस क्वेश्चन में आपको यह बता दिया गया कि जो प्रभावी परमाणु क्रमांकों की संख्या है वह किस में क्रिस्टलीकृत होता है। तो किस में क्रिस्टलीकृत होता है, एफसीसी जालक में क्या होता है, वह क्रिस्टलीकृत होता है। यानी कि एफसीसी यानी कि जेड बराबर हमको दे रखा है कितना, 4। हमने आपको बताया था कि जो एससीसी होती है वह 1, बीसीसी 2 और एफसीसी कितना होता है, 4 होता है। फिर आगे पढ़ते हैं, एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, यानी कि हमको डी दे रखा है, घनत्व का मतलब हमको क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ज्ञात किया गया। फिर आगे क्या है क्वेश्चंस में, तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको m निकालना है। क्या निकालना है, m हमको फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि आवोगाद्रो की संख्या यानी कि Na की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, इसलिए आप सभी यहाँ पर अपनी तरफ से Na की वैल्यू को रखेंगे। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट Na की यानी कि आवोगाद्रो की संख्या को क्या करेंगे, याद कर लें। क्या है वैल्यू, 6.023 इंटू 10⁻23। क्या है, यह हमारी आवोगाद्रो संख्या है। हमने आपको एकक कोशिका की घनत्व का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला होता है, D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, m निकालना है। तो m बराबर हम सभी क्या लिख सकते हैं, a क्यूब, m बराबर हम सभी क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इंटू Na इंटू D अपॉन Z। ये हमारा फार्मूला दूसरा तैयार हो गया। यहां पर हमको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू ये रखी है, तो क्या लिखेंगे, 3.608 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगी। आवोगाद्रो की संख्या हमने आपको बता रखी है, क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डी की वैल्यू हमको पता है 8.92 है। क्या है, 8.92 है। और जेड बराबर कितना है, 4 है। जब हम सभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63.1। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 63.1 आंसर आएगा। जो इसकी यूनिट होगी वह होगी ग्राम प्रति मोल में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पर कोई भी यूनिट आपकी सेम नहीं आ रही है, सेम डिजिट में नहीं रखी, यानी कि एक ही मात्रक में नहीं रखी, यानी कि CGS में नहीं रखी है, SI मात्रक में नहीं रखी है, तो आप सभी उसको क्या करेंगे, CGS मात्रक में या SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना है, 63.1। ये हमारा परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान, तांबे का परमाणु द्रव्यमान निकल गया। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। हमने आपको बताया कि जो सिल्वर है वह आपका एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो सबसे पहले वही लिख लो, क्या दे रखा है, एफसीसी यानी कि जेड बराबर हमको दे रखा है 4 यानी कि जेड बराबर हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई हमको दे रखी कितनी है, 408.6 पिकोमीटर। यानी कि कोर की लंबाई हमको पता है, कोर की लंबाई यानी कि ए हमको पता है कितनी है, 408.6 पिकोमीटर। और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सभी पिकोमीटर को काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12
10 की पावर -12 मीटर। तो A बराबर कितना हो जाएगा 408.6 इंटू 10 की पावर -12 पिको मीटर हो जाएगा। इतना हम सबको पता है। सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि D हमको फाइंड करना है, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। D का मतलब हो जाएगा घनत्व हो गया। परमाणु द्रव्यमान यानी कि हमको M दे रखा है, कैपिटल M हमको दे रखा है। कितना दे रखा है 107.9 U। क्या दे रखा है U दे रखा है। अब एक चीज कंफ्यूज करने वाली बात है, यहां पर मीटर होगा, पिकोमीटर नहीं होगा। क्या होगा यहां पर मीटर होगा। इस U का मतलब हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 107, क्या लिखेंगे 107.9 ग्राम प्रति मोल लिखेंगे। ये जो वैल्यू हमारी दे रखी है SI मात्रक में है, और ये जो वैल्यू है यह हमारी काहे में है CGS मात्रक में है। हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इस वाली वैल्यू को हम 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इस वाली वैल्यू को हम सभी 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे M बराबर 107.9 अपॉन 1000 यानी कि 1000। तो क्या लिख सकते हैं 107.9 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम प्रति मोल। ये -3 लिखा हुआ है, किलोग्राम प्रति मोल हो गया। और आपको पता है कि Na की वैल्यू हमने आपको बताई है 6.02 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो हमें फार्मूला पता है कि D बराबर होता है Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। ये हमको पता है। Z की वैल्यू हमने पहले ही बताई थी, आपको 4 है। M की वैल्यू हमने आपको बताई है कि M की वैल्यू ये रखी है 107.9 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारी M की वैल्यू हो गई। A की वैल्यू आपकी ये रही 408.6 इंटू 10 की पावर -12 क्यूब हो जाएगा, इंटू Na की वैल्यू हमने आपको बता रखी है ये रही। हम यहाँ पे 6.023 या 6.02 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.5। कितना आंसर आएगा 10.5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये हमने आपको क्वेश्चन लिख रखा है। यह क्वेश्चन 2019 में आया था, बोर्ड पेपर में पूछा गया है यह क्वेश्चन, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेम यही लैंग्वेज में था 2019 में, दूसरे के काम में पूछा गया था, यानी कि यह क्वेश्चन शुरू में ही पूछ रखा था। क्या है एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित है। अंतः केंद्रित का मतलब होता है कि वह जो है BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। अंतः केंद्रित का मतलब है कि जो तत्व है वह किस कोशिका में है BCC कोशिका के अंदर क्रिस्टलीकृत होता है। कोशिका के कोर की लंबाई हमको पता है, यानी कि A हमको पता है, अभी तक हमने बता रखा है कि कोशिका के कोर की लंबाई को हम A से प्रदर्शित करेंगे। तो A बराबर एक कितना दे रखा है 288 पिकोमीटर दे रखा है। और हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह एकक कोशिका का आयतन भी दे रखा है। एकक कोशिका का आयतन भी हम मान सकते हैं कि यह मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है। और एकक कोशिका का जो आयतन होता है वह तुम्हारा होता है A³ होता है, जाहिर सी बात है। A की वैल्यू यहां पर रख दो, और इस A की जो वैल्यू तो मैं रखूंगा, साथ ही साथ हम इसको काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में भी क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। A की वैल्यू रखेंगे, इसको हम सभी क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लें। हमने पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12। ये वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, क्या करेंगे 288 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा क्यूब मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 2.39 इंटू 10 की पावर -23 मीटर होगा। हमको एकक कोशिका का आयतन पता है, फिर इसमें हमको
तथा तत्व का घनत्व भी हमको दे रखा है। तत्व का घनत्व कितना दे रखा है? तत्व का घनत्व भी हमको पता है, कितना है? 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में यह दे रखा है। फिर कहता है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, ये हमको निकालना है। 208 ग्राम तत्व में क्या बोल रहा है? 208 ग्राम तत्व में परमाणु बराबर क्वेश्चन मार्क, परमाणु बराबर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हमको क्या करना है? निकालना है। और आपको इतना तो पता ही है, आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स में पढ़ रखा है कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा? आयतन। घनत्व बराबर लिखा है हमने द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो हमको बताना है ये हम सभी 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर क्या लिखा है? 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर होगा क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी कि द्रव्यमान अपॉन घनत्व, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। और हमको द्रव्यमान पता है कि इसका द्रव्यमान कितना है? 208 है। और आपने घनत्व को निकाल रखा है, कितना है? 7.2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 28.88, कितना आएगा? 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सभी ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर भी एक आयतन दे रखा है और एक आयतन यहां पर भी दे रखा है, कि एक क्वेश्चन में ये दो आयतन कहां से आ गए, है ना? कंफ्यूज करने वाली बात है कि एक क्वेश्चन में ये दो आयतन क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही आयतन होता है, दो आयतन किस काम की? तो जो ये आयतन दे रखा है ये आपका सैंपल का आयतन है। ये 208 ग्राम तत्व का जो आयतन है, हमने एक सैंपल ले लिया कि इतने में 208 ग्राम जो तत्व का आयतन होगा उसमें इतने एकक कोशिका की कोर के परमाणु उपस्थित होंगे। लेकिन जो ये आयतन दे रखा है यह एकक कोशिका का आयतन दे रखा है। यह क्या है? ये एकक कोशिका का आयतन है और ये मेरे सैंपल का आयतन है। तो हम सभी एकक कोशिका की संख्या निकाल सकते हैं। क्या एकक कोशिका की संख्या बराबर होता है एकक कोशिका की संख्या बराबर उपस्थित आयतन, उपस्थित आयतन बताऊंगा अभी आपको कि उपस्थित आयतन कौन सा है, अपॉन एक एकक कोशिका का आयतन। क्या? एक एकक कोशिका का आयतन। क्या लिखा है मैंने? एकक कोशिका की संख्या बराबर उपस्थित आयतन। ये उपस्थित आयतन क्या? मैंने पहले भी बताया था कि ये दो आयतन इसमें आए निकल के। ये मेरा सैंपल आया था, इससे पहले जो यहां पर लिखा हुआ था वह एकक कोशिका का आयतन था, लेकिन यहां पर लिखा गया है उपस्थित आयतन। तो उपस्थित आयतन से आपका मतलब है ये जो प्रेजेंट टाइम में आपका आयतन निकल के आया, तो कितना निकल के आया है? 28.88 अपॉन एकक कोशिका का आयतन कितना होगा? एकक कोशिका का जो आयतन है वो यहां पर पहले हमने आपको बताया था कि एकक कोशिका का आयतन जो पहले निकला था, जो पहले था, और उपस्थित आयतन का मतलब है जो हमने बाद में निकाला, जो मैंने सैंपल लिया। तो पहले जो आयतन निकला था वह था 2.39 इंटू कितना था? 2.39 इंटू 10 की पावर माइनस का 23, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.08। कितना आएगा? 12.08 इंटू 10 की पावर 23 एकक कोशिका। क्या है ये? मेरी एकक कोशिका। हम कह सकते हैं एकक कोशिका की जो संख्या निकली वह कितनी निकली? 12.08 इंटू 10 की पावर 23 यह निकली, पूरे में निकली। फिर क्वेश्चंस कहता है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे? क्या कह रहा है? 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे? जो इतने परमाणु होंगे तो इसको क्या करेंगे आप? 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको कर देंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परमाणु बराबर क्या लिख सकते हैं हम सभी? 208 ग्राम
तत्व में परमाणु बराबर क्या करोगे 12.08 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे, क्योंकि जो आपका परमाणु होगा वह द्वितीयक में जाएगा। बीसीसी की जो संख्या होती है वह कितनी होती है 2 होती है। जेड बराबर कितना होता है 2 होता है। बीसीसी में जो प्रभावी कणों की संख्या होती है वह आपकी 2 होती है, इसलिए हम इसको कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 24.16 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। कितने 23 परमाणु, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।